हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एज यू नो हम आपकी फर्स्ट क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम वहाँ पे पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग हमने देखी थी, उसके बाद हमने वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस देखा था। सेम आज के लेक्चर में भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ oogenesis मींस फॉर्मेशन ऑफ ओवा हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद फर्दर अपने टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। चलो स्टार्ट करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किए थे, पहले सारे पार्ट्स के नाम देखे थे, देन उसके बाद स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद उनकी फंक्शनिंग। सेम हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगेन वही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की हम बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे ओवरीज। एंड ओवरीज को आपको याद रखना है, ओवरीज वन पेयर होती हैं। ओवरीज आर ऑफ वन पेयर और वी कैन से सिंगल पेयर। वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मींस ओवरीज होती है, इनका जो नेचर होता है वो हेट्रोक्राइन नेचर होता है। अभी हेट्रोक्राइन नेचर क्या होता है? हेट्रोक्राइन नेचर का मतलब ये हुआ कि इनके पास एंडोक्राइन पार्ट भी है और इनके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है, उसी को तो हम हेट्रो बोलते हैं। देखो, जिसके अंदर आपका क्या होगा, एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा प्लस एंडोक्राइन पार्ट भी होगा। इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन, सॉरी हेट्रोक्राइन। अब इसका जो ओवरीज का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो क्या करता है, वो करता है आपके एग का फॉर्मेशन करता है। एंड जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट? तो सबसे जो फर्स्ट पार्ट है ओवरी, दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, हेट्रोक्राइन इन नेचर होते हैं बिकॉज इसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है, एग का फॉर्मेशन करता है और एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। अगेन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आएंगे आपके इससे कनेक्टेड क्या, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, जैसे कि फर्स्ट वन आता है इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को ही एक और नाम होता है। पहली चीज ये बताओ, फेलोपियन ट्यूब आपकी सिंगल होती है या फिर पेयर्ड होती है? ऑब्वियसली ये आपकी पेयर्ड होती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को ही हम बोल सकते हैं ओविडक्ट, को ही हम बोल सकते हैं आपका क्या, ओविडक्ट। देन इसके बाद यहाँ पे सेकेंड पार्ट आता है यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, सिंगल होता है या फिर पेयर्ड होता है? यूट्रस होता है आपका यहाँ पे सिंगल। नेक्स्ट वन पार्ट आता है यहाँ पे सर्विक्स प्लस वेजाइना। सर्विक्स प्लस वेजाइना को ही हम बाद में बोलेंगे क्या, बर्थ कैनाल। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देन फोर्थ वन पार्ट आता है यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये पार्ट्स क्लियर हुए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब हम इसका डायग्राम बना के समझते हैं। चलो, जैसे मैं डायग्राम बना रही हूँ एग्जैक्ट आपको भी ये डायग्राम बनाना है। एंड देन इसके अंदर हम पूरी की पूरी लेबलिंग्स पढ़ेंगे। अब देखो, डायग्राम में इतना पार्ट बना लो, फिर उसके बाद मैं आपको लेबलिंग बताती हूँ। यहां से अटैच्ड होती है क्या, ओवरीज। ये देखो, या एंड ओवरीज मैंने क्या बताया था आपकी पेयर्ड होंगी, तो देखो एक ओवरी ये रही यहाँ पे एंड अनदर वन ओवरीज हियर। चल, अब हम इसकी लेबलिंग समझते हैं। सबसे पहली चीज,
ये यहाँ पे ओवरीज है, ओवरीज एब्डोमिनल कैविटी से अटैच्ड होती हैं। किस कनेक्शन के थ्रू? इसी कनेक्शन को, इस अटैचमेंट को हम बोलते हैं मीजोवेरियम। जिस अटैचमेंट के थ्रू ओवरीज एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होती है, जिसकी वजह से वो फिक्स रहती है अपनी पोजीशन में, उसको बोलते हैं हम आपका मीजोवेरियम। एंड दीज आर द ओवरीज। सेम पार्ट इधर भी होगा, इधर भी है मीजोवेरियम, ये ओवरीज। तो मैं एक साइड की लेबलिंग आपको अभी लिखवा रही हूँ, ठीक है? तो मीजोवेरियम क्या है? अटैचमेंट ऑफ ओवरीज विथ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। अब ओवरीज के जस्ट अटैच पार्ट में आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहा है। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं फिम्बरी। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का काम क्या होता है? आपको पता है, ओवरीज फॉर्मेशन करेगा किसका? एग का। तो जैसे ही ओवरीज के अंदर एग का फॉर्मेशन होगा, तो उस एग को पिक करने के लिए, उस एग को कैच करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होती है फिम्बरी, इसीलिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये। इसके जस्ट अबव वाला पार्ट या फिर इसी पूरे पार्ट को हम बोल सकते हैं इनफंडिब्युलम। इनफंडिब्युलम के अंदर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको जो थोड़ा स्वेलन वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे आपका क्या? एम्फ्यूला। फिर एम्फ्यूला से ऊपर वाला पार्ट को हम बोलेंगे इस्थमस। एंड ये सारा का सारा पार्ट यहां से लेके आपका यहां तक, ये पूरे के पूरे पार्ट को ही बोलते हैं हम आपका क्या? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहां तक हमारा डन हुआ। अब एम्फिला वाला पार्ट अगर आप देखें तो सपोज करो यहां से एग रिलीज हुआ, यहाँ पे आ गया इनफंडिबुलम में, तो एम्फिला तक रहता है आपका क्या? अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग। अब जब तक ये एम्फिला में रहेगा, अनफर्टिलाइज रहेगा, सपोज यहां से कोई स्पर्म आया, तो स्पर्म आएगा, इसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपका एग स्थमस तक जाएगा, नहीं तो स्थमस तक नहीं जाएगा। तो इट मींस स्थमस सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग को ही रिसीव करेगा। एग अनफर्टिलाइज्ड है तो वो आपका एम्फ्यूला तक ही रह जाएगा। स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो एग स्थमस तक पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचने वाला है। ये चीज क्लियर? चलो, अब इसके बाद जो यहाँ पे सेंटर वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज यूट्रस। यूट्रस में सबसे अबव वाले पार्ट को हम बोलते हैं हिस्टेरा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आपका वॉम, और ये आपका यूट्रस। ये तीनों नेम्स हम यूज करते हैं, हिस्टेरा, वॉम एंड यूट्रस। फिर इसके बाद आते हैं आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। अब देखो, ये जो यूट्रस की सबसे आउटर मोस्ट लाइनिंग है, आउटर मोस्ट लाइनिंग किसकी बनी होती है आप, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको? पेरीमेट्रियम। एंड इसकी सारा का सारा डिटेल्स मैं आपको आगे लिखवाऊंगी, अभी इनकी सिर्फ लेबलिंग लिख लो। ये आपका पेरीमेट्रियम हुआ। पेरीमेट्रियम के बाद अगर आप एंड सेंटर में यहाँ पे देखें, ये वाला पार्ट जो बीच में ये वाला पार्ट बच रहा है, तो मैं क्या बता रही थी, सबसे आउटर मोस्ट हो गया आपका पेरीमेट्रियम। अब ये जो इसके बीच वाली कैविटी है, ये वाली कैविटी, सेम इधर भी सेंटर वाली कैविटी, इसको हम क्या बोलते हैं आपका? दिस इज नोन एज मायोमेट्रियम। एंड सबसे इनर मोस्ट वाली को क्या बोलेंगे? बीच वाली तो हो गई आपकी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी मसल्स की बनी होती है। एंड सबसे इनर मोस्ट वाली को हम बोलते हैं आपका एंडोमेट्रियम। ये आपकी ग्लैंडुलर लेयर होती है जो कि डिग्रेड हो जाती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड मायोमेट्रियम आपकी मसल्स से बनी होती है। ये वाला पार्ट क्लियर? सेम यहाँ पे भी है, फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्फिलोस्थमस, ये वाले पार्ट्स आएंगे आपके। सेंटर में हो गया यूट्रस। अभी यूट्रस के बाद आता है यहाँ पे, दिस वन पार्ट इज नोन एज cervix, and then this one part is known as
वेजाइना। अब यहाँ पे ना दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। सपोज एक ओपनिंग आपकी ये हो गई एंड अनदर वन इज दिस। जो अंदर की साइड ओपनिंग प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे इंटरनल ओरिफिस या फिर ओएस भी बोल सकते हैं। जो बाहर की साइड प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ओरिफिस, एक्सटर्नल ओरिफिस। अब देखो यहां से क्वेश्चन आपका ये आ सकता है इंटरनल ओरिफिस किस किस के बीच में प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूँ आपकी इंटरनल ओरिफिस तो किस किस के बीच में प्रेजेंट है, यूट्रस और आपके सर्विक्स, क्योंकि यहां तक वाला पार्ट भी आपका सर्विक्स है। तो यूट्रस और सर्विक्स के बीच में प्रेजेंट है इंटरनल ओरिफिस। किसके बीच में, बिटवीन यूट्रस एंड सर्विक्स। और अगर हम आपके एक्सटर्नल ओरिफिस की बात करते हैं तो एक्सटर्नल ओरिफिस कहाँ पे प्रेजेंट है, सर्विक्स और वेजाइना के बीच में, सर्विक्स प्लस वेजाइना के सेंटर में। बताओ ये वाले पार्ट्स क्लियर हुए सारे। फैलोपियन ट्यूब का साइज कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। एंड जो पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब होती है ये आपकी सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम से बनी होती है, सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम से। वो क्यों बनी होती है, ताकि बिकॉज एग क्या है, एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। अब उसको यहाँ से पास डाउन होके कहाँ तक जाना है, एम्फिला तक जाना है, फिर आगे स्थिमस तक जाना है। तो उसको मूवमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस तो चाहिए होगा। तो इसके अंदर ऐसे सीरिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो एग का मूवमेंट करा देते हैं। बिकॉज ये बना होता है फैलोपियन ट्यूब किसका, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम से ये बना होता है, इसलिए यहाँ पे इसका मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है। क्लियर ये चीज। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट पढ़ना। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका ओवरीज से। फर्स्ट वन ओवरीज। ओवरीज कनेक्ट है किससे, एब्डोमिनल कैविटी से विद द हेल्प ऑफ मेसोवेरियम। इतना लर्न हो गया। रिमूवल ऑफ ओवरीज इज नोन एज, क्या बोलते हैं रिमूवल ऑफ ओवरीज को, इट इज अ सर्जिकल प्रोसेस and it is known as oophorectomy. ओवरीज अपने अंदर से 4 टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जिसकी शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं पैरी से। P4 प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड I4 इनहिबिन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है प्रेगनेंसी हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन किस लिए होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इट मेंटेन प्रेगनेंसी। एंड रिलैक्सिन है तो इट मींस किसी ना किसी चीज को रिलैक्स करेगा, तो ये रिलैक्स करता है कार्टिलेज ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस कहां पे प्रेजेंट होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होता है बिटवीन पेक्टोरल गर्डल, हिप बोन के साइड पे। ठीक है। अब इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन करता है इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के रिलीज को ये इनहिबिट करता है। तो ये 4 टाइप के हार्मोन ओवरीज से सिक्रीट होते हैं। लिखो इनको। ओवरीज की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आपकी बनी होती है किससे, जर्मिनल एपिथेलियम से, जर्मिनल एपिथेलियम से बनी होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर। एंड जिसकी इनर मोस्ट लेयर होती है वो आपकी बनी होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि एक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर ये चीज। अब देखो ओवरी
ओवरीज के स्ट्रक्चर देखो। ओवरीज के अंदर दो रीजन्स होते हैं। ये तो हो गया आपका मीजोवेरियम। मीजोवेरियम क्या काम कर रहा है, ओवरीज को एब्डोमिनल कैविटी से अटैच करने का काम कर रहा है। तो इसके अंदर जो आउटर मोस्ट वाला पार्ट होता है हम इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, एंड जो इसका सेंटर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आपका मेड्यूला। कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर ही क्या होता है, एग का डेवलपमेंट होता है। एग से आपका प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, इनका फॉर्मेशन होता है। बट अगर हम बात कर रहे हैं आपके मेड्यूला की, तो मेड्यूला के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती है आपके ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स प्लस लिम्फेटिक वेसल्स, ये प्रेजेंट है। एंड ये सारे के सारे स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे आपके फॉलिक्यूलर जेनेसिस में। बस इतना याद रखो, ओवरीज के अंदर दो पार्ट है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स या फिर लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स वाले रीजन में आपके एग का या फिर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वन पार्ट आता है आपका यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब सिंगल होती है या फिर आपकी पेयर्ड होती है, ये बताओ। दोनों साइड प्रेजेंट थी ना स्ट्रक्चर में, तो इट मींस कैसी हुई, पेयर्ड होती है। एंड इसका दूसरा नाम क्या बताया था, ओविडक्ट। और फेलोपियन ट्यूब बनी किस चीज से होती है, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। क्लियर है ना ये चीजें। चलो अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्स्ट पार्ट आपका क्या आ रहा था हमारा, इनफंडिबुलम। सबसे पहले इनफंडिबुलम। एंड इनफंडिबुलम क्या होता है, फनल शेप स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर। एंड इसी इनफंडिबुलम के अंदर एक ओस्टिया प्रेजेंट होता है। ओस्टिया क्या होते हैं, ओस्टिया ओविकेन से एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू ओवा एंटर कर जाता है किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फ्रॉम ओवरीज। बिकॉज ओवरीज से, जैसे कि हमने देखा था ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर थी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे एक ओपनिंग समझ लो, ये ओस्टिया है आपका। तो इस ओस्टिया के सपोज यहाँ से एग रिलीज हुआ, तो ये इस ओस्टिया के थ्रू एग एंटर हो जाएगा किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो वो एंटर होता है इसी ओस्टिया के थ्रू। ठीक है। सेकेंड पार्ट इसके अंदर आता है आपका क्या, फिम्ब्री। फिम्ब्री सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। एंड इनका काम क्या लिखोगे, दे पिक ओवा फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से ओवा को पिक करने का ये काम करते हैं। फिर थर्ड वन पार्ट में आपका यहाँ पे लिख रही हूँ, एम्फ्यूला। एम्फ्यूला सबसे लार्जेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, लार्जेस्ट प्लस वाइडेस्ट पार्ट of fallopian tube, and ampulla is the site of fertilization because ये सबसे largest और widest part है, तो यहाँ पे इसको हम easily आके fertilization procedure कर सकता है। तो इसलिए ampulla के अंदर ही होता है क्या, fertilization, fusion of male and female gamete। देन इसके बाद लास्ट पार्ट आता है फोर्थ वन, isthmus। isthmus अब बताओ मुझे, isthmus कौन सा रिसीव करेगा, फर्टिलाइज्ड या फिर अनफर्टिलाइज्ड, कौन सा एक रिसीव करेगा, या वेरी गुड, रिसीव ओनली फर्टिलाइज्ड एग। सिर्फ ये फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करेगा। एंड इट एक्ट एज ए पैसेज फॉर जाइगोट, बिकॉज फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। तो यहीं से जाइगोट पास ऑन होगा। अब इसके बाद हमारा सेकेंड फैलोपियन ट्यूब डन। अब थर्ड पे आता है यूट्रस। यूट्रस के रिमूवल को क्या बोलता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नोन एज hysterectomy, is known as hysterectomy। यूट्रस क्या होता है, सिंगल होता है या फिर पेयर्ड होता है,
या सिंगल होता है। इसकी शेप क्या होती है? इन्वर्टेड पियर शेप ये होता है। शेप भी आ जाती है आपकी एग्जाम में, इन्वर्टेड पियर शेप ये आपकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। यूट्रस के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? इसका फर्स्ट वन पार्ट होता है फंडस, सेकेंड वन पार्ट होता है कॉर्पस, जिसको हम बोल सकते हैं बॉडी, एंड देन होता है इसका सर्विक्स। ये तीन पार्ट इसके अंदर होता है। फंडस को हम बोलते हैं कि आपका बेस्ट साइट होती है फॉर इम्प्लांटेशन, इज द बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन में कौन सी स्टेज में आपका जो जाइगोट होता है, ब्लास्टोसिस स्टेज में जब वो होता है तो वो आके इम्प्लांट हो जाता है किसके साथ? विद एंडोमेट्रियम। अगर आपका जो डेवलपिंग जाइगोट है वो फंडस की जगह पे कहीं और इम्प्लांट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मीन्स वो प्रेगनेंसी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। कॉर्पस क्या करता है? कॉर्पस सिर्फ एक स्पेस प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड स्पेस फॉर इम्प्लांटेशन, प्रॉपर स्पेस ही प्रोवाइड कराता है फॉर इम्प्लांटेशन। देन सर्विक्स वाला पार्ट मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। अब यूट्रस की लाइनिंग्स के बारे में बात करते हैं। यूट्रस की तीन लाइनिंग्स होती है, कौन कौन सी? सबसे आउटर मोस्ट को क्या बोलते हैं हम आपका? आउटर वन इज नोन एज पेरीमेट्रियम। सेकेंड वन पे थी हमारा मायोमेट्रियम। थर्ड वन पे हमने देखा कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। अब देखो, जो पेरीमेट्रियम है ये सबसे आउटर मोस्ट है, एंड ये बनी होती है किससे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज से। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज को मैं यहाँ पे सीटी लिख रही हूँ, प्लस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है, एम से याद रखना है मिडिल लेयर, एम से याद रखना है मस्कुलर। मीन्स ये आपकी स्मूथ मसल से बनी होती है, एंड इट एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ। एंडोमेट्रियम सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है और ये आपकी ग्लैंडुलर लेयर है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ। यहाँ तक लिख लिया आपने? चलो, फिर आता है एंडोमेट्रियम जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। एंडोमेट्रियम, तो इसका नेचर कैसा होता है? ग्लैंडुलर नेचर होता है। ये ग्लैंड से बनी होती है, ग्लैंडुलर। एंड इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, कौन कौन सा? पहला होता है स्ट्रेटम बेसिलिस, एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रेटम फंक्शनलिस। स्ट्रेटम फंक्शनलिस एंडोमेट्रियम की इनर वाली लेयर है और स्ट्रेटम बेसिलिस आउटर मोस्ट लेयर है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे डिग्रेड कौन सी होगी? इनर वाली डिग्रेड होगी, आउटर वाली डिग्रेड होगी? ऑब्वियसली इनर वन डिग्रेड होगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे स्ट्रेटम फंक्शनलिस डिग्रेड हो जाती है, गेट डिग्रेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये वाली लेयर तो डिग्रेड हो गई, तो स्ट्रेटम बेसिलिस का काम क्या होगा? स्ट्रेटम बेसिलिस का काम ये होगा, जो एवरी मंथ स्ट्रेटम फंक्शनलिस डिग्रेड हो रही है उसको वापस से रीजनरेट करने का काम होता है किसका? स्ट्रेटम बेसिलिस का। तो आप इसको लिखो, दिस लेयर रीजनरेट या regenerate every month to form stratum functionalis.
एंडोमेट्रियम भी क्लियर हमारा, इनर मोस्ट लेयर होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, स्ट्रेटम बेसिलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। स्ट्रेटम बेसिलिस आउटर मोस्ट है और स्ट्रेटम फंक्शनलिस इनर वन है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे स्ट्रेटम फंक्शनलिस डिग्रेड हो जाता है, उसको वापस से रीजनरेट करने का काम करेगा आपका स्ट्रेटम बेसिलिस। क्लियर ये पार्ट हमारे यहाँ तक। फिर इसके बाद जो हमने आपका यूट्रस का थर्ड वन पार्ट छोड़ा था, दिस वन इज सर्विक्स, वो देखते हैं। सर्विक्स के अंदर हमने बताया था, सर्विक्स के अंदर एक ओरिफिस आता है। वैसे तो दो ओरिफिस थे टोटल, इंटरनल ओरिफिस या फिर ओएस और एक एक्सटर्नल ओएस। अब इन दोनों की लोकेशन क्या थी, एक्सटर्नल ओएस। इंटरनल वाला तो सबसे अंदर की साइड प्रेजेंट होता है यूट्रस, तो ये तो आ जाएगा यूट्रस और सर्विक्स के बीच में, ठीक है। और एक्सटर्नल वाला आ जाएगा सर्विक्स प्लस वेजाइना के बीच में। सर्विक्स के अंदर प्रेजेंट होती है एक सर्वाइकल कैनाल। इस सर्वाइकल कैनाल का काम क्या होता है, ये सिक्रीट करती है सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस क्या होता है, एक टाइप का लिक्विड होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, एंजाइम्स, लिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये काम क्या करता है सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द सर्विक्स। सर्विक्स रीजन में स्पर्म के मूवमेंट को या फिर स्पर्म की एंट्री को इनहिबिट करने का काम करता है सर्वाइकल म्यूकस। अब इस सर्विक्स वाला जो रीजन होता है ये आपकी पावरफुल स्पिंक्टर मसल से बना होता है। इसका रीजन क्या हो सकता है, ये पावरफुल स्पिंक्टर मसल्स का क्यों बना होता है, पावरफुल स्पिंक्टर मसल से ये बना होता है। वो इसलिए क्योंकि यूट्रस के अंदर कंप्लीट डेवलपिंग बेबी है, जैसे जैसे मंथ्स पास ऑन होंगे बेबी का साइज बढ़ेगा, तो यूट्रस को कंप्लीटली टाइटली बाइंड करके रखने का काम होता है सर्विक्स वाला पार्ट का। सर्विक्स क्या करता है, आपस में एकदम होल्ड करके रहता है, क्योंकि ये पावरफुल स्पिंक्टर मसल्स का होता है, ताकि जो बेबी है वो सेफली यूट्रस वाले पार्ट के अंदर रह पाए। तो पूरे के पूरे सिस्टम को ये क्लोज करके रखने का काम करता है सर्विक्स, इसीलिए पावरफुल स्पिंक्टर मसल्स का ये बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विक्स प्लस वेजाइना इज नोन एज बर्थ कैनाल, थ्रू व्हिच पार्चुरेशन अकर्स। क्लियर ये वाला पार्ट। यस मैम। नेक्स्ट वन, अभी नेक्स्ट वन पार्ट आता है वेजाइना। So vagina में सबसे फर्स्ट पॉइंट is that this is act as a copulatory organ और we can say copulatory canal. सेकेंड, वेजाइना के अंदर ही होता है इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। थर्ड वन, वेजाइनल ओपनिंग कवर्ड होती है एक लेयर से जिसको हम बोलते हैं हाइमन। तो ये क्या होती है, कवरिंग ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। And breakdown of hymen does not gives a confirmation of loss of virginity. hymen के ब्रेक होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, so it doesn't gives any confirmation of loss of virginity. Then the next one is ये आपकी बनी होती है non keratinized stratified squamous epithelium से। इट इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड। डिवॉइड ऑफ ग्लैंड का मतलब क्या हुआ कि ये वेजाइना के पास कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट वन, इसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। वो किस लिए होता है एसिडिक पीएच, टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन। लिखो ये सारी चीजें। फिर इसके बाद हमारा बचता है नेक्स्ट वन पार्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे oogenesis प्रोसेस। चलो, next one part is the external genitalia, means external part of the female reproductive system. चलो, this is the external part of, अरे यार फिर से spelling, external part of female reproductive system. चलो, अब इसका डायग्राम बना के समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिस, मींस द हेयरी पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज नोन एज मोन्स प्यूबिस, एंड ये बना होता है फैटी टिश्यूज से प्लस सेबेसियस ग्लैंड्स, प्लस इट कंटेन प्यूबिक हेयर्स। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वन ओपनिंग यहाँ पे दिख रही है, टू लिप लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं आपका लेबिया मेजोरा, जो मोन्स प्यूबिस के जस्ट अंडर की साइड होता है, लेबिया मेजोरा, एंड लेबिया मेजोरा के अंदर अनदर टू लिप्स, दीज आर नोन एज लेबिया माइनोरा। तो सबसे फर्स्ट वन पार्ट आपको याद रखना है मोन्स प्यूबिस, देन उसके अंदर आएगा लेबिया मेजोरा एंड देन लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा अगेन फैटी टिश्यूज से ही बना होता है, and it contain also pubic hairs. इसके बाद जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लाइटोरिस, एंड यही क्लाइटोरिस बना होता है किससे, इरेक्टाइल टिश्यूज से। दिस इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू एंड इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी के ऊपर इसका प्रोटेक्शन देने के लिए कवरिंग प्रेजेंट होते हैं क्लाइटोरिस के जस्ट ऊपर की साइड, इसको हम बोलते हैं प्रेप्यूस, एंड इसका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस को प्रोटेक्ट करने का ये काम करती है। देन लेबिया माइनोरा के अंदर दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, द फर्स्ट वन इज यूरेथ्रल orifice, urethral orifice, and then the second one opening is known as vaginal orifice, फिर vaginal opening। अब इन दोनों ओपनिंग्स में डिफरेंस ये है, यूरेथ्रल ओपनिंग इज फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन, it is the opening of urethra from where urine pass out, and vaginal opening from where menstrual blood pass out, from where menstrual blood passed out। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद यहीं पे जस्ट ये जो मैंने यहाँ पे एक वर्टिकली बनाया हुआ है, दिस इज नोन एज बैक्थोलिन ग्लैंड। ये एक सिंगल ग्लैंड होती है जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एंड बैक्थोलिन ग्लैंड का सिर्फ एक काम होता है, इट लुब्रिकेट द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, इट लुब्रिकेट द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। Ma'am, wait a minute. Ma'am, wait a minute.
वेट अ मिनट मैम। देखो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक हमारा फिनिश। अब इसके बाद हम चलते हैं आपका नेक्स्ट प्रोसेस, दीज आर द साइकिल्स। तो अगर हम बात करते हैं फीमेल्स के अंदर साइकिल्स की, तो यहाँ पे 2 टाइप्स की साइकिल्स पाई जा सकती हैं। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज योर इस्ट्रस साइकिल एंड द सेकेंड वन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल। अब देखो, ईस्ट्रस साइकिल किसके अंदर पाई जाती है? ईस्ट्रस साइकिल आपकी मिलती है नॉन प्राइमेट्स के अंदर। ये आती है आपकी नॉन प्राइमेट्स में, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स का एग्जांपल जैसे कि काउ, डॉग, कैट एटसेट्रा। एंड प्राइमेट्स में आ जाएंगे एप्स, मंकी एंड ह्यूमंस। अब देखो, ईस्ट्रस साइकिल के अंदर टोटल आपकी 4 फेजेस होती हैं। पहली फेज होती है प्रो ईस्ट्रस फेज। प्रो ईस्ट्रस फेज ये सिर्फ एक प्रिपरेटरी फेज होती है। एंड ईस्ट्रस फेज के अंदर क्या होता है? ईस्ट्रस फेज को ना हम पीरियड ऑफ हीट भी बोलते हैं। मींस इसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज्यादा होता है। मींस यही एक ऐसी फेज होती है जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट वन होती है मेटेस्ट्रस फेज, जिसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। एंड देन लास्ट वन होती है डाइस्ट्रस फेज। ये चारों की चारों फेजेस होते हैं। ये आपके सिलेबस में तो नहीं, वैसे नीट में इनमें से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। प्रोइस्ट्रस फेज एक प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेशन होती है यहाँ पे फॉर ईस्ट्रस फेज के लिए। एंड यहाँ पे क्या होता है? फीमेल कैन गेट प्रेग्नेंट इन दिस फेज बिकॉज एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है। ठीक है, इस फेज में आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनता है एंड इस फेज में आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। ठीक है, ईस्ट्रस साइकिल के अंदर आपको याद रखना है लॉस ऑफ ब्लड सबसे मिनिमम होता है। लॉस ऑफ ब्लड इज वेरी मिनिमम। अब हम आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर लॉस ऑफ ब्लड हाई होता है। फिर से प्रॉब्लम, एक सेकेंड होल्ड करना। कभी कभी तो ना क्लास लेते हुए सारी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वैसे पूरा दिन कोई प्रॉब्लम ना आए लैपटॉप में, बट क्लास लेते टाइम में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। देखो, अब मैं आपको क्या बता रही थी? हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको बताया किसके अंदर प्रेजेंट होती है? एप्स, मंकी या फिर प्राइमेट्स, एग्जांपल ह्यूमंस, इनके अंदर प्रेजेंट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर लॉस ऑफ ब्लड मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू एस्ट्रस साइकिल। यहाँ पे 2 फेजेस आती हैं। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज मेनार्क एंड सेकेंड वन इज मेनोपॉज। ठीक है, अब मेनार्क और मेनोपॉज में डिफरेंस ये है, मेनार्क को हम बोलते हैं स्टार्टिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस होती है एट द एज ऑफ 11 और 13 इयर्स। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेसेशन होता है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉपिंग होता है एट द एज ऑफ 45 टू 50, उसको हम बोलते हैं क्या? मेनोपॉज। इसके साथ साथ यहाँ पे 2 और स्टेजेस आती हैं। द फर्स्ट वन इज स्टेज इज थैलार्क एंड सेकेंड वन इज प्यूबार्क। और प्यूबार्क में डिफरेंस ये होते हैं, थैलार्क स्टेज इज द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड स्टेज। जब मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उस स्टेज को बोलते हैं हम थैलार्क स्टेज। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड
एंड प्यूबार्क स्टेज में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर्स। ये हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर। दिस वन इज oogenesis। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था ना, सेम आपको oogenesis पढ़ना है। उसी वे में पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रह पाएगा। चलो लेकिन एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, उससे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट करके आप उसको लिख लो। ऐसे नोट बनाओ, दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, द कैविटी ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो कैविटी है उसके पास पावर होती है कि इट कैन इजीली एक्सपेंड 500 टाइम्स, वो एक्सपेंड कर सकती है अपने आप को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस की कैविटी है वो 500 टाइम्स एक्सपेंड हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर उसका नॉर्मल साइज है 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब से 5000 सेंटीमीटर क्यूब तक एक्सपेंड हो जाती है। ये पॉइंट। अब देखिए, अगर ये जो यूट्रस है, यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन है उसको हम बोलते हैं एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन। यहाँ पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है। यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन होती है एंटी फ्लेक्स्ड, मींस वो बेंट होती है फॉरवर्ड। पॉइंट को भी लिख लो, बेंट फॉरवर्ड on itself at the level of internal orifice. Internal orifice, ठीक है यहाँ तक। अब स्टार्ट करते हैं हम oogenesis प्रोसेस। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में सबसे पहले मुझे ये बताओ, स्पर्मेटोजेनेसिस कौन से स्टेज में डेवलप होता था? एम्ब्रियोनिक पीरियड में, या फिर चाइल्डहुड में, या फिर प्यूबर्टी में? कौन सी स्टेज में स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। बट जो oogenesis प्रोसेस है ये स्टार्ट कब हो जाता है? इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब फीटस जो होता है इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो होता है, इन द मदर वॉर्म होता है, तभी उसके अंदर oogenesis प्रोसेस हो जाता है स्टार्ट। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट होगा। अब oogenesis प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? oogoниयाज हैं। oogoनियाज अगेन वही आपके क्या है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले oogenesis प्रोसेस हुआ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो इट मींस यहाँ पे टोटल 6 से 7 मिलियन oogoनियाज का फॉर्मेशन हो जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो चुका है, 6 से 7 मिलियन oogoनियाज बन चुके। अब इनके अंदर होगा क्या? फर्स्ट डिवीजन आपका माइटोसिस। माइटोसिस कौन सा डिवीजन होता है आपका? इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो सेम नंबर में आपके यहाँ पे 2 oogoनियाज हमें मिल जाएंगे। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में होता था, एक oogonia तो क्या हो जाता था आपका? रिजर्व हो जाता है एज अ स्टेम सेल। बट यहाँ पे क्या होगा? जो एक सेल है आपका, ये अपनी पोटेंशियलिटी को लॉस कर देगा। अपनी पोटेंशियल, जो दो आपके हैप्लॉइड सेल्स बने हैं, ये दोनों के दोनों, बिकॉज मियोसिस 1 की जो स्टेज है कौन सी? डिप्लोटीन फर्स्ट स्टेज में आके ये अरेस्ट हो जाएंगे। बिकॉज आपको पता है मियोसिस 1 में पहली स्टेज आपकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज 1 की जो डिप्लोटीन 1 स्टेज है वहां तक तो ये कंप्लीट कर लेंगे अपना डिवीजन, लेकिन आगे डिवीजन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो मियोसिस 1 अभी ये वाला आपका इनकम्प्लीट है। अपना मियोसिस 1 ये कंप्लीट नहीं कर पाए, अरेस्टेड है। किसमें? डिप्लोटीन 1 स्टेज में। अब ये अरेस्टेड रहेंगे कब तक? जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता, टिल बर्थ। बर्थ के टाइम तक
ये सारे के सारे प्राइमरी oocytes आपके अरेस्टेड रहेंगे डिप्लोटीन 1 में। अभी बर्थ के बाद क्या होगा, आपका प्यूबर्टी आएगी। तो प्यूबर्टी के टाइम तक भी अगर हम बात करें, यहाँ पे थे आपके कितने 6 से 7 मिलियन, प्राइमरी oocyte तक आते आते ये रह जाते हैं आपके 2 मिलियंस, एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी यहाँ तक बचते हैं सिर्फ 60 से 70 के, मीन 60 से 70,000 ही ऊगोनियाज या फिर प्राइमरी oocytes आपके रह जाते हैं। फिर से सुनो, सबसे पहले ऊगोनियाज है। ऊगोनियाज का फॉर्मेशन हुआ, टोटल ऊगोनियाज बने 6 से 7 मिलियंस। उनके अंदर माइटोसिस हुआ, इक्वेशनल डिवीजन, एक ने अपनी पोटेंशियलिटी लॉस कर दिया, एक ने क्या करा, साइज ग्रो किया, एंड इट अंडरगोज मियोसिस 1। बट मियोसिस 1 उनका कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पे जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स चाहिए थे वो नहीं मिले, इसलिए मियोसिस 1 में ही वो अरेस्टेड रह गए डिप्लोटीन 1 में। फिर बेबी का बर्थ हुआ, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक हम बोलते हैं रेस्टिंग पीरियड। मींस अभी ये जो जितने भी आपके प्राइमरी oocyte है ये अपने रेस्टिंग पीरियड में है, जब तक छोटी बेबी गर्ल बहुत छोटी है तो उसके सारे यूगोनियास क्या रहे, अरेस्टेड रहे। लेकिन जैसे ही उसके अंदर प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी आते ही उसके अंदर हॉर्मोन्स बढ़ने लग गए। कौन कौन सा हॉर्मोन्स रिलीज होने लग गए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हॉर्मोन्स उसके अंदर फॉर्म होने लग गए एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। अब जैसे ही ये हॉर्मोन्स मिले, अब डिप्लोटीन 1 में जो अरेस्टेड प्राइमरी oocytes हैं वो अपना साइकिल कंप्लीट कर लेंगे, एंड अपनी साइकिल कंप्लीट करने के बाद जो यहाँ पे 2 सेल्स बनने चाहिए थे, अब यहाँ पे वो 2 सेल्स आपके बन गए। तो अब हमारा मियोसिस 1 हुआ कंप्लीट। कब हुआ मियोसिस 1 कंप्लीट, जब बेबी गर्ल के अंदर प्यूबर्टी आई, उसके अंदर हार्मोनल लेवल्स मिले, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। अब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, एक जो सेल बना ये तो रिजर्व हो गया प्राइमरी पोलर बॉडी के जैसे, जो दूसरे वाला सेल था उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। अब इस सेकेंडरी oocyte के अंदर होगा क्या, आपका मियोसिस 2। मियोसिस 2 आपको पता है क्या होता है, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपके 2 सेल्स बनने चाहिए, क्योंकि मियोसिस 2 हो रहा है, 2 सेल्स बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पे भी क्या हो जाता है, फिर से मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 स्टेज के अंदर, मेटाफेज 2 स्टेज के अंदर आपके ये अरेस्ट हो जाते हैं। अब ये अरेस्ट हो गए, अब ये वापस से रिलीज कब होंगे, मेन चीज ये है, क्योंकि यहाँ पे तो इनको हॉर्मोन्स की जरूरत थी, प्यूबर्टी आई, हॉर्मोन्स मिले, आपका अरेस्ट वाली फेज खत्म हो गई, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। लेकिन आगे अब फिर से ये अरेस्ट हो गए। अब इस वाली स्टेज को हम बोलेंगे सेकेंड रेस्टिंग पीरियड। पहले तो उन्होंने रेस्टिंग पीरियड तब तक लिया जब तक बेबी गर्ल मैच्योर हुई, अब सेकेंड रेस्टिंग पीरियड तब तक होगा जब तक वो बेबी गर्ल का फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगा। तो अब ये मियोसिस 2 सिर्फ तभी कंप्लीट होगा जब कोई स्पर्म की एंट्री होगी। अब स्पर्म की एंट्री होगी तो मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा। बताओ, समझ में आया? Yes, ma'am. चलो इसको ना नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा और कंसाइज करने की ट्राई करते हैं। मैंने क्या बताया आपका, ये आपका है सेकेंडरी oocyte। क्या सेकेंडरी oocyte के अंदर होने लग रहा है क्या, मियोसिस 2, जो बताया मैंने आपको। बट ये मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हो पाया, तो सेकेंडरी oocyte गेट अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, इन मेटाफेज 2। तो ये आपका मेटाफेज 2 के अंदर ही आके अरेस्ट हो गया है, एंड इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका सेकेंडरी रेस्टिंग पीरियड। अब ये रेस्टिंग पीरियड रिलीज कब होगा, फिनिश कब होगा, अंटिल जब तक क्या नहीं आ जाता स्पर्म एंटर, अंटिल स्पर्म्स एंटर, जब तक कोई स्पर्म एंटर नहीं होगा तो यहाँ पे कोई फॉर्मेशन। सपोज कर लेते हैं कि स्पर्म की एंट्री हो गई,
स्पर्म की एंट्री ये आ गया स्पर्म, स्पर्म की एंट्री हो गई सेकेंडरी oocyte के पास। तो जैसे ही एंट्री होगी मेटाफेज 2 स्टेज अपनी ये कंप्लीट करेगा तो फिर से क्या बना लेगा, दो नए सेल्स बना लेगा। तो ये बना लिए इसने दो नए सेल्स। जो एक सेल बनेगा इसको हम बोलेंगे आपका ooted, जो दूसरे वाला बनेगा इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पोलर बॉडी। और ये तभी होगा जब स्पर्म की एंट्री होगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी। अगर स्पर्म की एंट्री नहीं होगी वो वाली कंडीशन अलग होगी कि ये आपका डिग्रेड हो जाएगा, एंड डिग्रेड होने के बाद फिर वही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी एवरी मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ooted बना एंड ये बना, फिर यही ooted आपका फर्दर कन्वर्ट हो जाता है आपके ओवम के अंदर। सेकेंड पोलर बॉडी ये भी डीजनरेट हो जाएगी, गेट डी इंटीग्रेट। क्यों डी इंटीग्रेट होगी, ड्यू टू लेक ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है, प्लस 4, इसकी वजह से ये डी इंटीग्रेट हो जाती है। बताओ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, ma'am. चलो फिर, अब इतना हमारा क्लियर हुआ, अब हम आगे चलते हैं। अब ये हमारा फिनिश हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्टेज आती है वो आती है फॉलिक्यूलोजेनेसिस। फॉलिक्यूलोजेनेसिस होती है फॉलिक्यूलोजेनेसिस, और एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर लिख लो oogenesis। इन तीनों का ना एक बार को रिलेट करके पढ़ने का हम ट्राई करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है पूरी 28 डेज की होती है, ठीक है। फॉलिक्यूलोजेनेसिस कहाँ पे होगा ये बताओ, फॉलिक्यूलोजेनेसिस आपको पता है ओवरीज के अंदर होगा, फॉलिक्यूलोजेनेसिस प्रोसेस ओवरीज के अंदर होगा। oogenesis प्रोसेस अभी हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ ओवा, वो भी आपका ओवरीज के अंदर ही होगा। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ पे होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके यूट्रस के अंदर होती है। वो भी किसके अंदर, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर। इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? फॉलिक्यूलोजेनेसिस ओवरीज में होगा, oogenesis भी ओवरीज में हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ हो रही है। अब फॉलिक्यूलोजेनेसिस प्रोसीजर में क्या होता है उसको एक बार स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इसके पूरे डायग्राम्स वगैरह बना के अच्छे से समझना है इसको। देखो, फॉलिक्यूलोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल, जब फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। अब फॉलिकल आपको टर्म अजीब लग रहा होगा, अब ये समझना फॉलिकल और आपके जो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़े ना, उनमें डिफरेंस क्या। देखो, ये जो मैंने आपका यहाँ पे कहा गया हमारा प्राइमरी oocyte, ये रहा। ये जो प्राइमरी oocyte बना है ना आपका, इसी प्राइमरी oocyte के चारों तरफ बनने लग जाते हैं कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये तो ना जो हम oogenesis पढ़ रहे हैं, सिर्फ oogenesis में हम ये जो अंदर वाली सेल्स है ना इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन फॉलिक्यूलोजेनेसिस में हम क्या बात करेंगे, इनके आसपास में और कौन कौन सी सेल्स डेवलप हो रही हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही, क्योंकि फॉलिक्यूलोजेनेसिस भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही होने लग जाता है। तो ये वाली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपकी oogenesis की, इसके साथ साथ इनके आसपास और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या है आपका, ये रहा आपका प्राइमरी oocyte, एंड प्राइमरी oocyte के चारों तरफ बन रहे हैं आपके क्या, ग्रैन्युलोसा सेल्स। सिर्फ एक लेयर, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है ग्रैन्युलोसा सेल्स की प्राइमरी oocyte के अंदर। तो प्राइमरी फॉलिकल को हम क्या लिख सकते हैं, इट कंटेन सिंगल लेयर
ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स की यहाँ पे आपकी सिंगल लेयर प्रेजेंट है। अब प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा आपका किसके अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। अब जो प्राइमरी oocyte है आपको पता है यही प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी तक जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी तक। और पहले स्टार्टिंग में तो आपके कितने थे टोटल, टोटल थे आपके 6 से 7 मिलियंस, है ना। 6 से 7 मिलियंस तक प्यूबर्टी के टाइम तक सिर्फ आपके बच जाते हैं 60 से 70 के फॉलिकल्स। ये अब ये जो आपके फॉलिकल्स है प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होके बनाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या है, इसमें वही आपका अंदर सेंटर में तो प्रेजेंट होगा प्राइमरी oocyte की, लेकिन इसकी जो आसपास की लेयर्स हैं उनमें चेंजेस आएगा। पहली एक लेयर तो ग्रैनुलोसा सेल वाली तो एज इट इज रहेगी, पहले सिंगल लेयर थी, अब ये इसकी बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी ग्रैनुलोसा की। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रैनुलोसा सेल्स की अमाउंट बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आपका टाइम पास हो रहा है प्यूबर्टी के बाद प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, तो ग्रैनुलोसा सेल्स की कंसंट्रेशन उनकी अमाउंट बढ़ती जा रही है। और सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैनुलोसा के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम आपका थीका या फिर थीकल लेयर। तो प्राइमरी oocyte को तो आप पहचान लोगे कि सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। सेकेंडरी फॉलिकल को कैसे पहचानोगे, इसके पास है मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा एंड अ न्यू लेयर ऑफ थीकल। ठीक है यहाँ तक। चलो अब ये सेकेंडरी फॉलिकल आपका कन्वर्ट होगा टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। अब लिखते हैं हम आपका टर्शियरी फॉलिकल। देखो टर्शियरी फॉलिकल, अब देखते हैं टर्शियरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या होगा। पहले दो जो फॉलिकल थे प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों के सेंटर में कौन था, प्राइमरी oocyte था। लेकिन अब जो टर्शियरी फॉलिकल ये बनेगा इसके पास आ जाएगा सेकेंडरी oocyte। मींस आपके प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes बन चुके हैं, प्यूबर्टी अटेन हो चुकी है, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद ही तो कंप्लीट होगा ना आपका मियोसिस 1 एंड तभी सेकेंडरी oocyte बनेंगे। तो टर्शियरी फॉलिकल तब बनता है जब प्यूबर्टी के टाइम पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे वो समझना। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के जस्ट बाहर प्रेजेंट होती है एक लेयर। इन लेयर्स को बनाना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ट्राई करते हैं बट अच्छे से बनाने का। जो सबसे बाहर वाली लेयर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम आपका कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा हो गया एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक इस टाइप से अटैचमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं क्यूम्यूलस ओफोरस। फिर ये आपका ऐसे बन जाता है स्ट्रक्चर लाइक दिस। के अंदर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके। सबसे पहले देखो जो बाहर वाली लेयर है वो आपकी वो थीका एक्सटर्नल, बिकॉज जो सेकेंडरी फॉलिकल में थीकल लेयर थी ना, वो थीकल लेयर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। एक तो बन गई है थीका एक्सटर्ना और अंदर की साइड वाली को हम बोलेंगे थीका इंटरना।
और इसके अंदर ये वही सेम आपके ग्रैनुलोसा सेल्स। ये रहे आपके ग्रैनुलोसा सेल्स। अब इन ग्रैनुलोसा सेल और कोरोना रेडिएटा के बीच में फिल्ड है एक फ्लूइड, यहाँ पे ये जो मैंने येलो से बनाया है इसको हम बोलते हैं आपका एंट्रम। दिस इज नोन एज एंट्रम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लिक्विड फॉलिकुलर। क्लियर? जो थीकल लेयर थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। ग्रैनुलोसा के अंदर बस एक लेयर ऐड हुई है, कौन सी? कोरोना रेडिएटा। और यहाँ पे ये तीन अटैचमेंट्स बन गए हैं, क्यूमुलस ऑर्फस। अब देखो पहली चीज, टर्शियरी फॉलिकल सिर्फ तब बनेगा जब आपका मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 1 कंप्लीटेड तब बनेगा। इसके अंदर क्या हुआ, नेक्स्ट चीज जो आपकी थीकल लेयर थी वो डिफ्रेंशिएट हो गई दो लेयर्स के अंदर। थीकल लेयर डिफ्रेंशिएट इनटू एक्सटर्ना एंड इंटरना। इन दो के अंदर इसके साथ साथ यहाँ पे एक क्रीसेंट शेप कैविटी भी बन गई है। इस कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं? एंट्रम। ये क्रीसेंट शेप कैविटी, दिस इज नोन एज एंट्रम। आगे समझ में? टर्शियरी फॉलिकल। चल, टर्शियरी फॉलिकल के बाद नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन फॉलिकल जो आपका बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका ग्राफियन फॉलिकल। फिर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये होता है ओव्यूलेशन, वहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है एंड कौन से पार्ट में वेट करता है? एम्फ्यूलर रीजन के अंदर वेट करेगा कि क्या आ जाए, वहां पे स्पर्म आए एंड उसका फर्टिलाइजेशन हो, क्योंकि जब स्पर्म आएगा फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। इन सारी चीजों का ना को रिलेट करके पढ़ो तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। ग्राफियन फॉलिकल। अभी ग्राफियन फॉलिकल में भी सेम वही, सेंटर में है आपका सेकेंडरी oocyte जो कि अरेस्टेड है अभी आपका मियोसिस 2 स्टेज के अंदर। ठीक है, अब स्पर्म आएगा तो इसका रिलीज हो जाएगा, ये नहीं तो यहीं पे बैठा रहेगा। अब देखो इसकी लेयर्स में क्या चेंजेस आया है। सेकेंडरी oocyte से वहां पे बिल्कुल अटैच कौन सी लेयर थी आपकी? कोरोना रेडिएटा ना। बस यहाँ पे क्या हुआ, कोरोना रेडिएटा के साथ साथ एक नई लेयर बन गई अंदर की साइड, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा इसकी आउटर मोस्ट वाली बन थी आपकी कोरोना रेडिएटा एंड बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे वही आपका क्यूमुलस ओफोरस एंड आपकी ये लेयर, इसके अंदर थे आपके वही ग्रैन्युलोसा सेल्स, फिर ग्रैन्युलोसा सेल्स के बाद वही थीका एक्सटर्ना एंड आपकी थीका इंटरना, और जो ये बीच में कैविटी थी ये वही एंट्रम कैविटी। बना लो इस स्ट्रक्चर को, ये बताओ, ये पूरी बना के दिखाओ। बस एक लेयर ऐड करनी है, जोना पेलुसिडा। ये वही आपकी ग्रैनुलोसा सेल्स। एक चीज याद रखना, ग्रैन्युलोसा सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। जितने ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे उसी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल उतना ज्यादा हाई होगा, इसको याद रखना है। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? इसको हम बोलते हैं फुल्ली मैच्योर फॉलिकल। This is known as fully mature follicle and it is ready for which process? Ovulation.
अब ये ओव्यूलेशन के लिए कंप्लीटली रेडी है। एंड आपको पता है ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर होता है। बताओ समझ में? ओके चलो अब देखो यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ। सपोज ओव्यूलेशन हुआ तो ये आपका क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल हो जाएगा रप्चर। ग्राफियन फॉलिकल हो गया आपका रप्चर। एंड यहां से क्या होगा, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का रिलीज हुआ। अब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होके कहाँ पे आया, आपके एम्फ्यूला के अंदर आया। एम्फ्यूला के अंदर आपको पता है क्या करेगा, इट विल वेट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का ये वेट करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगी कॉर्पस हेमरहेजियम के अंदर। फिर ये कॉर्पस हेमरहेजियम कन्वर्ट होगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। एंड कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर। कॉर्पस एल्बिकन की एक व्हाइट कलर डीजेनरेट स्ट्रक्चर होती है। व्हाइट कलर डीजेनरेट स्ट्रक्चर। देखो ये तो वो वाली कंडीशन बताई है, नो फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस टाइम पे क्या होगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन हो पा रहा है तो वहां पे क्या कंडीशंस बनेंगी उसको और समझ लेते हैं। तो ओव्यूलेशन मैंने आपको बताया, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ओव्यूलेशन का मतलब आपने लिखा रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर हो गए एंड वहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। एंड ओव्यूलेशन का डे होता है आपका 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पे क्या हुआ, सपोज करो नेक्स्ट हम स्टेज कर रहे हैं आपकी फर्टिलाइजेशन। क्योंकि हमने जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो वाली कंडीशन देख ली है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के भी 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के, वो देखो। सेकेंडरी oocyte हमारा रिलीज हो चुका है, वो वाली चीज वहां तक डन है। लेकिन अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा, सबसे पहले होगा स्टेप 1। स्टेप 1 है आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। स्टेप 2 लिखो क्या होगा, स्टेप 2 होगा अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझना है। देखो ओवा और स्पर्म की अप्रोच क्या है, मींस स्पर्म कैसे पहचानेगा कि हाँ यही ओवा है, इसी के साथ मुझे जाके फर्टिलाइजेशन करना है। वो ऐसे पहचानेगा, ओवा के पास एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजन। एग्जाम में यही पूछा जाता है ओवा के पास कौन सा केमिकल होता है, स्पर्म के पास कौन सा, स्पर्म पे इसके अगेंस्ट केमिकल, जैसे कि एक एंटीबायोटिक उसके एक अगेंस्ट एंटीडोट होती है। कोई भी एक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही इस फर्टिलाइजिंग का अगेंस्ट वाला जो केमिकल है वो होता है एंटी फर्टिलाइजिंग। जहां भी एंटी फर्टिलाइजिंग को फर्टिलाइजिंग दिखेगा ये उसके साथ जाके फर्टिलाइजेशन कर लेगा। अगर फर्टिलाइजिंग को एंटी फर्टिलाइजिंग मींस ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को केमिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं केमिकल अट्रैक्टेंट्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में होती है केमिकल अट्रैक्शन। एंड ये बनता है ओवा और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन का अप्रोच। ठीक है,
अब जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था वहां पे एक स्टेप बताया था, डी कैपेसिटेशन। याद है कि डी कैपेसिटेशन क्या होता है? एपिडाइमिस के अंदर हो रहा था डी कैपेसिटेशन। डी कैपेसिटेशन का मतलब ये बताया था कि डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाना ऑन द हेड ऑफ स्पर्म। अब उसका अपोजिट यहाँ पे होगा, कैपेसिटेशन होगा। यहाँ पे कैपेसिटेशन मतलब जो वहां पे डिपॉजिट हुआ है स्पर्म के ऊपर कोलेस्ट्रॉल, उसका लॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो डी यहाँ पे हो जाएगा उसका कैपेसिटेशन, मींस लॉस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एंड क्यों किया गया कोलेस्ट्रॉल का लॉस? ताकि जो स्पर्म है उसकी मोटाइलिटी बढ़ा पाए। वहां पे कोलेस्ट्रॉल को एक्यूमुलेट किया गया ताकि उसकी मोटाइलिटी बढ़, वो उसके अंदर एनर्जी आए, उसकी मोटाइलिटी बढ़े, उसको मैच्योर बनाने के लिए किया गया था। लेकिन यहाँ पे इसकी स्पीड को फास्ट करने के लिए, ताकि जाके ओवा के साथ जल्दी से फर्टिलाइज करे। इसलिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वहां पे लॉस हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स किया जाता है फॉर रैपिड मूवमेंट, फॉर रैपिड मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म के रैपिड मूवमेंट के लिए। स्टेप 3 क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होगा? अब यहाँ पे आएंगे कुछ रिएक्शंस। अब फिर से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिवाइज करो। एक्रोसोम वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उन एंजाइम्स का काम होता है वो कराते हैं यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शंस, एक्रोसोमल रिएक्शंस वो यहाँ पे कराते हैं। अब ये एक्रोसोमल रिएक्शंस कैसे होंगी? सबसे पहली चीज, क्यों जरूरत पड़ी है इन रिएक्शंस को कराने की? क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte है जिसके साथ स्पर्म को फ्यूजन करना है, उसके चारों तरफ बहुत सारे सोल्जर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। उन सभी लेयर्स को डिग्रेड करके स्पर्म को सेकेंडरी oocyte तक पहुंचना है। क्योंकि अभी हमने देखा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, लेकिन उसके चारों तरफ जो लेयर्स है उनको डिग्रेड भी तो कराना पड़ेगा ना पहले। तो उनको डिग्रेड कराने के लिए, अगर सपोज हमें डिग्रेड कराना है उसके बाहर एक केमिकल होता है, जो सेकेंडरी oocyte है उसके बाहर एक केमिकल है हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एंजाइम है हाइल्यूरोनिडेज, जो हमने देखा था एक्रोसोम पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है स्पर्म के। ठीक है। अब हमने देखा था इसके पास कोरोना रेडिएटा भी एक प्रेजेंट है लेयर। तो कोरोना रेडिएटा को डिग्रेड कराने के लिए स्पर्म के पास प्रेजेंट है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा? कोरोना रेडिएटा लेयर को डिग्रेड कर देगा। फिर इसके बाद जोना पेलुसिडा को कैसे डिग्रेड करेंगे? जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा को डिग्रेड करने के लिए इनके पास होता है एक्रोजिन एंजाइम। ये हुई रिएक्शंस। अब इन सारी लेयर्स को डिग्रेड करते हुए स्पर्म पहुंच चुका है सेकेंडरी oocyte के पास। तो अब हमारा होगा स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 ये है हमारा सेकेंडरी oocyte जो कि अरेस्टेड है। कहाँ पे अरेस्टेड था? मेटाफेज 2 के अंदर। अभी मेटाफेज 2 हमने देखा था सिर्फ तभी फिनिश होगा जब एक स्पर्म की एंट्री होगी। अब स्पर्म ने क्या करा? सारी लेयर्स को डिग्रेड कर दिया है एंड फाइनली एंटर हो चुका है किसके अंदर? सेकेंडरी oocyte के अंदर। तो जैसे ही इसके अंदर एंटर होगा तो आपको पता है दो बॉडीज बनेंगी। एक बनेगी सेकेंडरी पोलर बॉडी और एक आपको पता है बनेगा ऊटेड। सेकेंडरी पोलर बॉडी के पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता तो ये आपकी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। एंड अब ऊटेड के अंदर प्रेजेंट है आपका क्या? ये आ गया स्पर्म एंड ये रहा ओवा। इन दोनों के बीच में हुआ फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन से बन गया है अब आपका क्या? जाइगोट, 2 1 नंबर। बताओ
ये प्रोसीजर समझ में आया क्या? हो गया पूरा का पूरा प्रोसीजर हमारा डन। अब इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया, अब हमारा रह गया है इसके अंदर क्या, जायगोट का डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। बट उससे पहले हमारा रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना, इसको फिनिश कर लेते हैं। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ तब होगी जब ओवम अनफर्टिलाइज्ड रह जाएगा। When an ovum is unfertilized, फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन हम पूरी देख चुके हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो कैसे जायगोट बनेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस केस में होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हेन एन ओवम इज अनफर्टिलाइज्ड तो यूट्रस की जो लाइनिंग होगी वो शेडेड हो जाएंगी एंड लीड्स टू हेमरेज, ब्रेकडाउन। इसी को बोलते हैं हम क्या, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है जब मेंस्ट्रुएशन का बिगिन होता है, उसको हम बोलते हैं मेनार्क, एंड सेसेशन को हम बोलते हैं उसका क्या, मेनोपॉज। अब इसको कंट्रोल कौन करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल। कैसे ये कंट्रोल होती है वो समझना है पहले हमें, हार्मोनल कंट्रोल। तो इसकी हार्मोनल कंट्रोल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले हार्मोनल कंट्रोल इसका मेंटेन रखता है कौन, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या होती है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अपने अंदर से रिलीज करती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके वर्क करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। इसने जाके वर्क किया एडिनो हाइपोफाइसिस पे। एडिनो हाइपोफाइसिस ने क्या किया, अपने अंदर से दो टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करे। पहला हार्मोन उन्होंने रिलीज किया ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, सेकेंड हार्मोन उन्होंने रिलीज किया फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन मीन जो आपका एलएच हार्मोन है, ये वर्क करेगा थीका इंटरना पे। थीका इंटरना समझ पा रहे हो ना, कौन सी लेयर है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो लेयर है, तो ये टर्शियरी फॉलिकल की थीका इंटरना पे वर्क करेगा एंड वहां से रिलीज कराएगा एंड्रोजन को। एंड्रोजन रिलीज हो गया। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका वर्क करेगा ग्रैन्युलोसा सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर वर्क करेगा, ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या काम करेंगे, ये जो एंड्रोजन बना है इस एंड्रोजन को कन्वर्ट कराएंगे एस्ट्रोजन के अंदर। एंड ये कन्वर्जन कौन कराता है, आपके ग्रैन्युलोसा कराता है। थीका इंटरना ने रिलीज किया एंड्रोजन, ग्रैन्युलोसा सेल्स ने क्या करा, उन एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज एंजाइम। एरोमेटेज एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्जन हुआ। फिर से समझते हैं, हार्मोनल कंट्रोल में आपकी वर्क करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसने रिलीज किया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसने जाके वर्क किया आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एडिनो हाइपोफाइसिस। उसने अपने अंदर से दो हार्मोन्स रिलीज कराए, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ने वर्क किया थीका इंटरना पे एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग ने वर्क किया ग्रैनुलोसा पे। थीका इंटरना ने रिलीज किया एंड्रोजन और ग्रैनुलोसा ने क्या कर दिया, इन एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज एंजाइम। ठीक है, अब जो ये एस्ट्रोजन बना, ये एस्ट्रोजन का काम आपको बताइए फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ये मेंटेन कराएगा। जैसे कि आपका एडिपोसिस होता है, एडिपोसिस मींस डिपोजिशन ऑफ फैट, फैट का डिपोजिशन होना, हाई पिच वॉइस होना, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का डीजनरेट होना, ये सारे के सारे फंक्शंस आपका एस्ट्रोजन कराएगा।
और एस्ट्रोजन एक और काम करता है, आपके ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को एक पॉजिटिव फीडबैक भी देता है। ये क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। अब ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का फंक्शन हमें देखना है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना। कॉर्पस ल्यूटियम जो ये बना है, इसको ही मेंटेन रखने का काम करता है। और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, ओव्यूलेशन के लिए भी। ओव्यूलेशन क्या होता है, क्या होता है ओव्यूलेशन, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि मैम ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन क्यों कर रहा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे ये बिहेव करता है। और ये अपने अंदर से वही हार्मोन रिलीज करता है, कौन से, पीईआरआई, पेरिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन। ये 4 टाइप के हार्मोन ये आपका रिलीज करता है। ये बताओ, यहां तक डन हुआ आपका प्रोसेस। हम आज इतना ही करेंगे। ओके चलो, इतना हमारा डन हो गया। फिर हमारा क्या रहता है ना, बस इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक डायग्राम रहता है, वो फिनिश कर ले, फिर हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ना हम आपका, हाँ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर तो हाफ आवर का लेक्चर रह जाता है बस। चलो, अब देखो बस इसका डायग्राम है, वो हम बना लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे आपका डेज, यहाँ पे लिख रहे हैं हम आपकी लेयर्स। एंडोमेट्रियम, ओवेरियन, और ठीक है, यहाँ पे चल रहा है ओवेरियन फॉलिकल एंड यहाँ पे पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। देखो, डे 1 से साइकिल स्टार्ट हुई, अब हम बात कर रहे हैं डे 5 तक क्या होगा। एंडोमेट्रियम में आपको पता है, एंडोमेट्रियम के अंदर डे 1 से लेके डे 5 तक आपकी कौन सी फेज होती है, मेंस्ट्रुअल फेज। बिकॉज आपको पता है एंडोमेट्रियम क्या होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है ग्लैंडुलर लेयर। तो ये डीजनरेट होना स्टार्ट होगी 5th डे तक, ये हो जाएगी डीजनरेट। मीन्स ये कौन सी फेज होगी आपकी 1 से 5 तक, मेंस्ट्रुअल फेज इन विच ब्लीडिंग्स अकर। ठीक है, फिर इसके बाद 5th से लेके आपका 14th डे तक ये अपने आप को वापस से रीजनरेट करना स्टार्ट करेगी रीजनरेट स्टार्ट कहाँ तक, 14th डे तक। मींस आपका वापस से क्या, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो इस फेज को हम बोलते हैं जिसके अंदर एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है, दिस इज नोन एज प्रोलीफेरेटिव फेज। प्रोलीफेरेटिव फेज। 14th डे पर आपको पता है क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो 14th डे पर ओव्यूलेशन हुआ, मींस किसका, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ। तो अब यहाँ पे देखो, जब आपका एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो रही थी तो आपका हार्मोनल लेवल देखो कैसे हो। अब ये आपको बताना है कौन सा हार्मोन ही होने वाला है। एस्ट्रोजन। अब देखो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल जो ये मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है और आपका प्रोलीफेरेटिव फेज चल रहा है,
तो इस फेज में एस्ट्रोजन लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, देखो, एंड फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम में चल रहा है, बट ओवेरियन फॉलिकल के अंदर क्या हो रहा है? सबसे पहले आपका प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल, तो प्राइमरी फॉलिकल के पास आपको पता है सिर्फ एक लेयर होती है ग्रैनुलोसा सेल की। फिर हम आएंगे सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, तो उसके अंदर लेयर्स बहुत सारी हो जाती हैं। तो इसका मतलब वहां पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, जितने ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन का लेवल। तो जैसे जैसे देखो यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़ रहे हैं, आपका एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ता जा रहा है। फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर आपका बन जाएगा ये टर्शियरी, है ना। फिर टर्शियरी आके आपका क्या होगा? रप्चर हो जाएगा। कौन से डे पर? 14th डे पर। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है रप्चर हो गया, एंड रप्चर होके आपका रिलीज हो गया है क्या? सेकेंडरी oocyte। 14th डे पर हुआ, तो 14th डे पर ये वाला हार्मोन, कौन सा हार्मोन? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। क्योंकि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखा है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या कराता है? ओव्यूलेशन कराता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ओव्यूलेशन के टाइम पे कौन से हार्मोन का लेवल सबसे हाई होता है? यूटिलाइजिंग हार्मोन का लेवल सबसे हाई है, ठीक है। फिर सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज हुआ। अब ये जो बाहर वाली सेल्स बची है, ग्रैनुलोसा सेल्स, जोना पेलुसिडा, और आपकी ये जितनी भी सेल्स बची है, ये सारी की सारी मिलके बनाएंगे पहले कॉर्पस हेमरहेजम, फिर उससे बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, फिर उससे बनाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स। ये 3 स्ट्रक्चर्स के नाम मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में लिखवाए हैं, ठीक है। अब जो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना है आपका CLA, कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता है 4 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। पैरी करता है, नहीं करता है? यहां तक तो देखो ग्राफियन ये एस्ट्रोजन का लेवल इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि ग्रैनुलोसा सेल्स थी यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे एकदम से बढ़ गया है जब ये कॉर्पस ल्यूटियम बना है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ने PERI हार्मोन रिलीज किया, प्रोजेस्टेरोन रिलीज किया, इसलिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है। एस्ट्रोजन रिलीज किया, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है। बढ़ा है, नहीं बढ़ा है? यस मैम। चलो, अब नेक्स्ट वन चीज आपकी ये जो आपकी यहाँ पे लेयर है, जैसे जैसे आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन, जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहेगा, आपकी जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये ग्लैंडुलर होती रहेगी। अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरोन का लेवल में ऐसे कर दो मेंटेन रहे, तो अगर किसी ग्राफ में प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन ही दिखाया हुआ है, कॉन्स्टेंटली बढ़ ही रहा है, तो इट मीन्स वो केस है प्रेगनेंसी का। क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी रहेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम को डीजनरेट नहीं होने देगा, ठीक है। बट जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो रहा है? डाउन हो जाएगा यहाँ पे, तो डाउन होते ही फिर से क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो बिल्कुल डाउन है प्रोजेस्टेरोन का लेवल, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन है, इट मींस एंडोमेट्रियम डीजनरेट होगी, प्रोलिफेरेटिव फेज चलेगी। जब तक वो ग्लैंडुलर रहेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहेगा। एंडोमेट्रियम डीजनरेट हुई, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डाउन हो जाएगा। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? आपका सिक्रीटरी फेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 3 फेज आ गई है हमारी, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज और सिक्रीटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर तो ब्लीडिंग होगी, प्रोलिफेरेटिव फेज में उसका डीजनरेशन होगा, एंडोमेट्रियम जो डीजनरेट हुई है मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर उसका रीजनरेशन होगा, और सिक्रीटरी फेज में उसका ग्लैंडुलर बन जाएगी वो आपकी, ठीक है। सेम टाइम पे ओवरी के अंदर भी एक साइकिल चल रही है यहीं पे ओवरी में। तो ओवरी के अंदर 1 से लेके 14 तक तो क्या हो रहा है? देखो 1 से 14 तक आपके जो फॉलिकल्स है वो डेवलप हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम फॉलिक्यूलर फेज। फिर 14th डे पर आपका ये रप्चर हुआ, तो मतलब 14th डे पर हुआ ओव्यूलेशन, और फिर ओव्यूलेशन के बाद आ गई आपकी ल्यूटियल फेज, जिसके अंदर बना कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज, ठीक है। इसका ना एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैं आपको बनवा देती हूँ, प्री ओव्यूलेटरी इवेंट्स लिख के। प्री ओव्यूलेटरी इवेंट्स मींस ओव्यूलेशन से पहले कौन कौन सी फेजेस आई, यहां से ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको ये। ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन से पहले कौन सी फेज थी? फॉलिकुलर फेज थी ना।
और आपका यूट्रस के अंदर कौन सी फेज थी ओव्यूलेशन से पहले? वहां पे दो फेज थी, कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज और सेकंड आपकी प्रोलीफेरेटिव फेज। यही दो फेज थी ना? यस मैम। मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 डे तक थी एंड प्रोलीफेरेटिव फेज आपकी 6 से 13th डे तक थी। और 14th डे पर हो जाता है ओव्यूलेशन। इसी फेज के अंदर ब्लीडिंग अकर्स एंड इस टाइम पे ऑलमोस्ट 30 to 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट एंड प्रोलीफेरेटिव फेज में होगा आपका रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड प्रोली इसमें जो आपकी फॉलिकुलर फेज है, इसमें क्या होगा आपका ग्रैनुलोसा सेल्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे आपका वर्क करेगा, पहले प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर यहाँ से टर्शरी, फिर आपका फाइनली टर्शरी वाले के बाद ग्रैफियन फॉलिकल बनता है एंड फिर यही आपका रप्चर हो जाता है कब? ओव्यूलेशन फेज के अंदर। जो हम देख चुके हैं ओव्यूलेशन फेज 14th डे पर होता है, मींस रप्चरिंग ऑफ ग्रैफियन फॉलिकल। क्लियर यहाँ तक? तो आपका फिनिश होता है क्या? ओव्यूलेशन फेज और आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, वो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।